एक आदमी था जिसका नाम था मोहन। मोहन के पास गांव में बहुत जमीन थी और वो काफी धनी था। एक दिन मोहन की पत्नी सजनी को 2 बच्चे होते हैं। दोनों बच्चे जुड़वा थे। मोहन अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों बच्चों में से एक बेटा था और एक बेटी, लेकिन जन्म देते वक्त सजनी की मृत्यु हो जाती है। मोहन बहुत उदास होकर अपने बच्चों को गोद में उठा लेता है और कहता है, बच्चों, तुम्हारी माँ तो अब नहीं रही, मगर मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करूंगा और तुम दोनों भाई बहन हमेशा साथ रहोगे। देखते ही देखते दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। लड़की का नाम था शिखा और लड़के का नाम था राघव। बचपन से ही दोनों में बहुत प्रेम था। जब दोनों की शादी की उम्र हो जाती है, तब मोहन पहले अपनी बेटी शिखा के बारे में सोचता है। मेरे पास इतना धन है, पहले मैं अपनी बेटी शिखा की शादी एक अच्छे और बड़े घर में कराऊंगा और फिर मैं अपने बेटे की शादी कराऊंगा। उसके बाद मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। मोहन उसी दिन से शिखा के लिए लड़का देखने लगता है। वो गांव के सबसे बड़े आदमी के घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाता है और वहां उसकी शादी कर देता है। शिखा अपने ससुराल चली जाती है और सारी सुख सुविधाओं के साथ रहने लगती है। उधर जब मोहन अपने बेटे की शादी तय कराने का सोचता है, तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। एक दिन राघव उससे कहता है, पिताजी, क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मगर आप चिंता मत करिए, मैं आपको बड़े से बड़े अस्पताल में दिखाऊंगा और आपका इलाज कराऊंगा। धीरे धीरे राघव की सारी संपत्ति खत्म हो जाती है, लेकिन उसके पिता की हालत नहीं सुधरती। अंत में वो बीमारी के चलते ही गुजर जाते हैं। अब राघव के पास जो कुछ भी बचा था, वो उससे अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है और अब वो सड़क पर आ चुका था। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। ये सोचकर राघव उदास हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो एक झोपड़ी बनाता है और दूसरे लोगों के खेतों में काम करने लगता है। उसका एक गरीब लड़की नंदिनी से विवाह भी हो जाता है। अब नंदिनी और राघव एक साथ रहने लगते हैं। उधर शिखा को जब पता चलता है कि उसका भाई अब कंगाल हो चुका है और उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो शर्म के मारे वो अपने भाई से सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है। राघव और नंदिनी बड़ी गरीबी में गुजारा कर रहे थे। एक दिन नंदिनी राघव से कहती है, आप किस विचार में डूबे हैं? क्या कोई बात आपको सता रही है? अरे नंदिनी, आज मैं अपनी बहन को याद कर रहा था। जानती हो, हमें बचपन में एक दूसरे से बड़ा प्रेम था। हम कभी भी एक दूसरे के बगैर कहीं खेलने नहीं जाते थे। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, अरे हाँ, वैसे राखी का त्योहार आ रहा है, क्यों ना आप अपनी बहन से मिलाएं? ये सुनकर राघव बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी खुशी खामोशी में बदल जाती है। क्या हुआ? आप अचानक से शांत हो गए? नंदिनी, भला मैं क्या मुंह लेकर अपनी बहन के पास जाऊंगा? उसने तो मुझसे सालों पहले ही रिश्ता तोड़ दिया। अगर मैं ऐसे गरीब भिखारियों की तरह उसके घर जाऊंगा तो उसके ससुराल में उसकी बड़ी बेइज्जती होगी। अरे आप भी कैसी बातें करते हैं? एक भाई बहन का रिश्ता बहुत गहरा होता है। ये गरीबी अमीरी जैसी चीजें इन रिश्तों को ठेस नहीं पहुंचा सकती। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप किसी से उधार ले लीजिए और अपनी बहन के लिए कुछ उपहार ले जाइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है उसे आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर राघव के मन में भी उत्साह जाग जाता है और वो एक जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर अपनी बहन के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीद लेता है। राघव अपने झोले में साड़ी को डालता है और अगले दिन सुबह सुबह घर से निकल जाता है। उसके बच्चे और पत्नी घर पर ही रुकते हैं। चलते चलते शाम बीत जाती है और आखिरकार राघव अपनी बहन के घर पहुंच ही जाता है। वो बाहर खड़ा होकर सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? ये इतना बड़ा महल जैसा घर और मैं तो भिखारी लगता हूं। अंदर जाऊं या ना जाऊं? राघव खड़ा खड़ा सोचने लगता है कि तभी शिखा की देवरानी घर से बाहर निकलती है और उसकी नजर राघव पर पड़ती है। वो दौड़कर अंदर जाती है और शिखा से कहती है, अरे शिखा, जाकर देख, तेरा भाई आया तुझसे मिलने, वो बाहर खड़ा है। ये सुनकर शिखा को गुस्सा आ जाता है। वो कैसी हालत में है और उसने क्या पहन रखा है? उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। ये सुनकर शिखा का सर शर्म से झुक जाता है और वो गुस्से में दौड़ते हुए घर के बाहर आती है। अपनी बहन को इतने समय बाद देखकर राघव बहुत प्रसन्न हो जाता है। मेरी बहन, कितने समय बाद देख रहा हूं तुम्हें। ये क्या कर रहे हैं आप भैया? आप सीधा यहाँ आ गए मेरे ससुराल, वो भी इस हालत में। आपकी वजह से तो मेरी देवरानी के आगे मेरा सर शर्म से झुक गया। आप यहाँ से चले जाओ। अपनी बहन की ये बात सुन तो राघव का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन, मैं बड़ी दूर से तुमसे मिलने आया था। देखो, तुम्हारे लिए एक साड़ी भी लाया हूं।
ये मेरी तरफ से तुम्हें उपहार। बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा जल मिल जाता तो कलेजे को ठंडक मिलती। शिखा उपहार की तरफ नहीं देखती, बल्कि उसे तो ये डर था कि कोई उसके फटीचर भाई के साथ उसे बात करते हुए ना देख ले। वो जल्दबाजी में अपने भाई से कहती है, ओहो जल्दी चलो मेरे साथ, और किसी की तरफ मत देखना, बस मेरे पीछे चलो। शिखा राघव को घर के सबसे कोने वाले कमरे में ले जाती है। शिखा का घर बहुत बड़ा था और ये कमरा घर के सबसे पिछले हिस्से में था, इसलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं था। कमरे के अंदर पहुंचकर शिखा राघव से कहती है, भाई तुम यहीं रहना, मैं कमरे को बाहर से बंद कर दूंगी और थोड़ी देर में तुम्हें खाना लाकर दे दूंगी, मगर किसी की नजरों में मत आना। ठीक है बहन। शिखा राघव को कमरे में बंद करके चली जाती है। लेकिन 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार था और घर में बाकी देवरानियों के भाई आए हुए थे। घर में काफी काम था और इसीलिए शिखा अपने भाई के बारे में भूल जाती है और घर के कामकाज में लग जाती है। उधर राघव अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। अभी मेरी बहन आएगी और मुझे अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना खिलाएगी। भले वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन इतने सालों बाद उसके हाथ का खाना खाकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बचपन में कैसे हम एक ही थाली से खाना खाया करते थे। लेकिन राघव इस बात से अनजान था कि उसकी बहन उसके बारे में भूल चुकी है। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं और राघव उस कमरे में भूखा प्यासा पड़ा रहता है। बहन ने मना किया था, इसलिए वो दरवाजा भी नहीं खटखटाता। लेकिन फिर उसे अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल आता है। जाने नंदिनी कैसे बच्चों को संभाल रही होगी, मुझे अब उसके पास जाना चाहिए। राघव किसी तरह हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता क्योंकि इस कमरे के बाहर कोई आता ही नहीं था। तभी अचानक शिखा की एक देवरानी बाहर से गुजरती है और पैरों की आहट सुनकर राघव की जान में जान आती है। वो एक बार फिर से दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे ये क्या, ये अंदर से कैसी आवाजें आ रही हैं? देवरानी दरवाजा खोलती है और शिखा के भाई को इस हालत में देखकर दंग रह जाती है। भैया आप यहाँ इस हालत में कैसे? राघव देवरानी के सामने अपनी बहन की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उससे झूठ कह देता है। वो बहन, मैं यहाँ विश्राम कर रहा था और किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, मगर अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर राघव वहां से निकल जाता है। लेकिन देवरानी ये सब जाकर शिखा से कह देती है और शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, मैं तो ये भूल ही गई थी कि मैंने अपने भाई को उस कमरे में बंद किया था, और 2 दिन बीत गए। इस भूख प्यास में उसने 2 दिन कैसे बिताए होंगे? ये सोचते हुए शिखा दौड़ते हुए घर के बाहर जाती है, लेकिन अब तक राघव जा चुका था। वो जंगल के रास्ते अपने घर वापस जा रहा था, मगर अब उसमें जरा सी भी जान नहीं बची थी। भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आ रहे थे और अचानक से वो एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ता है। उधर शिखा की देवरानी शिखा को वो झोला दे देती है जिसे राघव ने उसके लिए छोड़ा था। उस झोले में एक सुंदर साड़ी और पेड़े थे जो शिखा को बचपन में बहुत पसंद थे। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जाने मेरा भाई किस हालत में होगा। 2 दिन से भूखा प्यासा था, वो इतने प्यार से मेरे पास आया था और मैंने उसके साथ ये सुलूक किया। नहीं, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। शिखा सब कुछ छोड़कर अपने भाई को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिल रहा था। तभी अचानक से शिखा का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि अचानक से एक बूढ़ी औरत उसे पकड़ लेती है। धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। शिखा को इस तरह रोते हुए देखकर माँ जी उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? शिखा सारी कहानी माँ जी को सुना देती है। माँ जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैंने यहाँ से थोड़ा आगे एक आदमी को देखा था, बेहोश था वो, शायद वही तुम्हारा भाई हो। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए वरना कुछ भी हो सकता है। क्या? शुक्रिया माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। अरे रुको, तुम्हारा भाई 2 दिन का भूखा प्यासा था। देखो मेरे पास इस झोले में फल है, ये सारे फल तुम ले जाओ और अपने भाई को खिला देना, और बाकी के फल अपने भाई को घर ले जाने को कहना, उसके बच्चों के लिए। वो पूछेंगे ना कि बुआ ने क्या भिजवाया, और साथ में ये राखी भी ले जाओ। आज राखी का त्योहार है, अपने भाई को राखी बांध देना। शिखा ये सुनकर माँ जी के पैर छूती है और उन्हें धन्यवाद देती है। इसके बाद वो झोला ले लेती है और अपने भाई के पास जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर वो देखती है कि राघव एक पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में बैठा हुआ था। भाई, भाई मुझे माफ कर दो, देखो मैं आ गई। शिखा, तुम यहाँ? हाँ भाई, मुझे माफ कर दो, लेकिन पहले ये फल खाओ, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया पिया। शिखा राघव को वो फल अपने हाथों से खिलाती है और उसे खाकर राघव की जान में जान आती है। उसे वो फल इतने स्वादिष्ट लग रहे थे कि मानो उसने अमृत पी लिया हो। शिखा,
अगर तुम ना आती तो मैं शायद अपने प्राण त्याग देता। मुझे माफ कर दो भाई, ये सब मेरी गलती है। अगर वो माँ जी वक्त पर ना आती तो मैं आपको कभी ढूंढ ही नहीं पाती। क्या? कौन सी माँ जी? नहीं, कुछ नहीं। आप ये लीजिए फल, बच्चों के लिए ले जाइए और मुझे माफ कर देना भाई। मैं आपका स्वागत सत्कार नहीं कर पाई, मगर देखिए मैं अपने साथ क्या लाई हूँ, राखी। राखी देखकर राघव का मन आनंद से भर जाता है। शिखा राघव को राखी बांध देती है। इसके बाद शिखा राघव से कहती है, भैया इस बार तो मैं आपका सत्कार नहीं कर पाई, मगर अब आप भाभी और बच्चों को लेकर जरूर आना। मैं आपकी खूब सेवा करूंगी और ये फल बच्चों को दे देना बुआ की तरफ से। राघव वो फल लेकर घर चला जाता है और उसके बच्चे और पत्नी राघव को देखकर खुश हो जाते हैं। कैसा रहा सफर? कैसी है शिखा? पापा, आप हमारे लिए क्या लाए बुआ के घर से? ये सुनकर राघव वो फलों का झोला आगे बढ़ा देता है। बच्चे और पत्नी उसे खोलकर देखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही नंदिनी की नजर झोले के अंदर पड़ती है वो दंग रह जाती है, क्योंकि अंदर अब फल नहीं बल्कि सोना चांदी था। ये क्या है राघव? आपकी बहन ने आपको इतने सोने चांदी के गहने और उपहार दिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इससे तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये देखकर राघव भी हैरान रह जाता है और यही मान लेता है कि ये तोहफा उसकी बहन ने दिया था। उस उपहार की मदद से राघव अपनी आर्थिक स्थिति सही कर लेता है और साथ साथ अपने लिए एक आलीशान घर भी बनवा लेता है। कुछ दिन बाद बहन के आमंत्रण पर राघव अपनी पत्नी और बच्चों को दोबारा उसके घर ले जाता है और इस बार अपने भाई को इस तरह देखकर शिखा को बहुत अच्छा लगता है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन कौन थी वो बूढ़ी माँ जी? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि वो और कोई नहीं, स्वयं देवी माँ थी, जिन्होंने राघव की इतनी मदद की। गरीबी क्या कुछ नहीं सिखाती, वो जितने बुरे दिन दिखाती है उतना ही संघर्षशील भी बनाती है। ऐसी ही कहानी है गरीब कौशल्या की, जिसने गरीब और अनाथ लड़कियों को न सिर्फ अपने घर में रखा बल्कि उनकी परवरिश भी की। खुद गरीब होते हुए भी कौशल्या ने ये सब कैसे किया, चलिए देखते हैं। सारण नगर गांव में बूढ़ी कौशल्या का घर था। गांव के सभी लोग उसे कोशी अम्मा कहकर बुलाते थे। कौशल्या के पति का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। कौशल्या की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कौशल्या अकेली रहती थी। कौशल्या के साथ उसकी छोटी सी झोपड़ी में 12 लड़कियां रहती थीं। वे सभी लड़कियां गरीब और अनाथ थीं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था, या कोई था भी तो लड़की होने के कारण उन्हें अपनाना नहीं चाहता था। कोशी अम्मा की झोपड़ी में हर गरीब लड़की का स्वागत था। कोशी अम्मा जिस लड़की को भी गरीब और अनाथ देखती उसे अपने साथ घर ले आती। एक दिन गांव में एक छोटी सी लड़की दूसरे गांव से भटक कर आ गई। कोशी अम्मा ने उसे रोते हुए देख लिया। कोशी अम्मा उस लड़की के पास गईं और बोली, बेटा तुम कौन हो और तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। लड़की रोते हुए बोली, मैं दूसरे गांव से आई हूँ, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। चाचा चाची के घर पर रहती थी, लेकिन चाची के जुल्मों से तंग आकर मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ। अब मुझे वहाँ कभी नहीं जाना। कोई बात नहीं बेटा, तुम रोना बंद करो। इतनी प्यारी सी गुड़िया रोते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और कौशल्या उस लड़की को अपने घर ले आई। रास्ते में गांव के लोगों ने कौशल्या को उस लड़की के साथ देख लिया और आपस में बातें करने लगे। कौशी अम्मा एक लड़की और ले आई, इसे मिलाकर इनकी झोपड़ी में 13 लड़कियां हो गई हैं। उस छोटी सी झोपड़ी में सब कैसे रहती होंगी? अरे भाई, कोशी अम्मा का सिर्फ घर ही छोटा है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। गरीब और अनाथ लड़कियों के लिए इन्होंने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है, वरना आज के जमाने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। सही कह रहे हो भाई, हमें भी कोशी अम्मा के इस नेक काम में उनकी मदद करनी चाहिए। ग्रामीण कौशल्या को अपने हिसाब से मदद करते। कोई कुछ खाने के लिए दे देता तो कोई कुछ कपड़े दे देता, लेकिन इन सब से कौशल्या और उन लड़कियों का गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। कौशल्या गरीब जरूर थी, लेकिन वो उन लड़कियों को अपनी बेटी की तरह मानती थी और उन्हें बेटियों सा प्यार करती थी। बच्चों उठ जाओ, तुम सब, सुबह हो गई है। ज्यादा देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। नहा धो लो और पढ़ने चले जाओ। सोने दो ना अम्मा, बहुत नींद आ रही है। मीता बेटी, सोती रहेगी तो पढ़ाई कब करेगी? जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। चल उठ जा।
गांव में एक पाठशाला थी जहां कोशी अम्मा की सभी बेटियां पढ़ती थीं। उनके पास पढ़ाई की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। वो बदले में पाठशाला की साफ सफाई और दूसरे काम कर दिया करती थी। कौशल्या खुद अपनी बेटियों को तैयार करके स्कूल भेजती। कौशल्या ने उन्हें घर के कामकाज भी सिखा दिए थे। पाठशाला से लौटकर वे सभी घर के कामों में लग जाती। उन सभी ने अपना अपना काम भी बांट रखा था। अरे रुक्मी, तू घर में झाड़ू कर ले और मैं पोछा कर लेती हूँ। मीता, तू कोशी अम्मा के कपड़े धो दे और बाकी सभी अपने अपने कपड़े खुद धोएंगे। और प्राची, तू सबके लिए खाना बनाएगी। अनीता और प्रिया खाना बनाने में तेरी मदद करेंगी और गीता और बबीता दोनों बर्तन साफ करेंगी। और बाकी लड़कियों, तुम कोशी अम्मा के आने का इंतजार करो। जब वे आ जाएं तो उनके साथ मिलकर पापड़ बनाना। इस तरह सभी लड़कियां अपना अपना काम करती। कौशल्या दूसरों के घरों में काम करती थी और बाकी बचे हुए समय में वो पापड़ बनाकर बेचती थी। लेकिन इससे ज्यादा कमाई नहीं होती थी। उन पैसों से सभी लड़कियों का गुजारा मुश्किल से ही हो पा रहा था, क्योंकि कौशल्या के घर में तो गरीब और अनाथ लड़कियों का आना लगा ही रहता था। कोशी अम्मा गरीब लड़कियों की परवरिश करती है। ये बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। अरे सरपंच जी, हमारे गांव की कोशी अम्मा गरीब लड़कियों की परवरिश करती हैं। उसे इस काम के लिए कहीं से कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन वो बहुत नेक दिल औरत है और उसके इस नेक काम में उसकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर ये हमारे गांव की बात है। आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, हमें इस काम में कोशी अम्मा की मदद करनी चाहिए। मुखिया और सरपंच ने मिलकर पंचायत बुलाई। पंचायत में सभी गांव वालों और कोशी अम्मा को बुलाया गया। बोलो कोशी अम्मा, तुम्हें हमारी तरफ से क्या मदद चाहिए? मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक, हमारा खाना गुजारा तो किसी तरह से चल ही जाता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी सभी लड़कियां स्कूल जाएं और पढ़े लिखें। ये सब पढ़ लिख जाएंगी तो इनकी जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, पंचायत का फैसला है कि गांव के सरकारी स्कूल में तुम्हारी सभी लड़कियों का एडमिशन करवा दिया जाएगा और स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन सभी को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने का भी इंतजाम किया जाएगा। पंचायत के इस फैसले से कौशल्या बहुत खुश होती है। अब कौशल्या की सभी लड़कियां स्कूल जाने लगी थीं। मेरी बच्चियों, खूब मन लगाकर पढ़ना और इस गांव का नाम रोशन करना। हाँ अम्मा, हम सब खूब पढ़ाई करेंगे। हम आपकी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देंगे। हम सब एक दिन कुछ न कुछ बनकर दिखाएंगे। सविता के साथ सभी लड़कियां कौशल्या के गले लग जाती हैं। सभी लड़कियां दिन में स्कूल जाकर पढ़ाई करती और उसके बाद घर आकर घर के सारे काम करती। कुछ पापड़ बनाने में कौशल्या की मदद करती और रात में सभी लड़कियां लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। अपनी लड़कियों को मेहनत करता देखकर कौशल्या बहुत खुश होती थी। धीरे धीरे कौशल्या के इस नेक काम की चर्चा दूसरे गांव तक होने लगी। दूसरे गांव के लोग भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कौशल्या की मदद करने लगे। कोशी अम्मा का घर यही है क्या? हाँ यही है, लेकिन अम्मा अभी घर पर नहीं है। आप कौन है और अम्मा से क्या काम है? मैं पड़ोस के बुद्धन गांव से आया हूँ। मैंने सुना है कि कोशी अम्मा ने बहुत सारी गरीब लड़कियों को सहारा दिया है, तो मैं उनके लिए छोटी सी मदद करना चाहता हूँ। मैं अपने खेत से 1 बोरी गेहूं लाया हूँ। ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं हर महीने 1 बोरी अनाज ला कर दूंगा। जी ठीक है, मैं अम्मा को बता दूंगी। इसी तरह से दूर दूर से लोग कौशल्या काकी की मदद करने आते। कोई अपने खेत में उगाई हुई ताजी सब्जियां लेकर आता तो कोई दूध लेकर। कोशी अम्मा के घर में अब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी लड़कियों, खूब भरपेट खाओ और मन लगाकर पढ़ो। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहोगी हम वैसा ही करेंगे। कौशल्या ने अपनी लड़कियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। सभी लड़कियां पढ़ने में भी बहुत होनहार थीं और सभी घर के कामकाज में निपुण थीं। सभी कौशल्या के काम में हाथ बटाती और एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहती। सभी लड़कियों की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। मानना पड़ेगा कोशी अम्मा को, उन्होंने अपनी लड़कियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। सभी लड़कियां बेहद गुणवान और पढ़ने लिखने में अव्वल हैं। सही कह रहे हो भाई, मैंने तो अपने बेटे के लिए कोशी अम्मा की लड़की सविता को पसंद भी कर लिया है। दोनों की पढ़ाई पूरी होते ही उनके हाथ पीले कर दूंगा। धीरे धीरे कोशी अम्मा की सभी लड़कियों की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और गांव की तरफ से उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया गया। शहर में भी उन लड़कियों ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपने गांव का नाम रोशन किया।
कोशी अम्मा की बड़ी लड़की सविता तो पुलिस इंस्पेक्टर बनकर गांव लौटी और दूसरी लड़की रुक्मी सरकारी स्कूल की टीचर बन गई और गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगी। इस तरह कोई इंजीनियर बनी तो किसी को मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब लग गई। कोशी अम्मा बहुत बूढ़ी हो चली थी। एक दिन, मेरी लड़कियों, अब तुम सब अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो। मेरी यही सलाह है कि तुम सब अपने लिए अच्छे अच्छे लड़के पसंद कर लो। मैं अब लड़के देखने कहाँ कहाँ मारी फिरूंगी। अम्मा, आपने बचपन से लेकर अब तक हमारी पूरी जिम्मेदारी उठाई है। हमारे माता पिता ने तो हमें छोड़ दिया था। अगर आप नहीं होती तो आज हम ना जाने कहाँ होते। आपने हमें पाला, पढ़ाया, लिखाया और हमारी अच्छी परवरिश की। अब जब आपको हमारी जरूरत है तो हम आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जिस तरह से आपने हमारी हर जरूरतों को पूरा किया है, उसी तरह से अब हमारा फर्ज है कि हम आपकी सभी जरूरतों को पूरा करें। हमें शादी नहीं करनी है, हम सब आपके साथ रहना चाहते हैं। बाकी लड़कियां भी सविता की बातों में हामी भरती हैं। और कोशी अम्मा, अब आपको इस झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं है। हम सभी लड़कियां मिलकर एक घर बनवाएंगे और हम सब उस घर में एक साथ रहेंगे। हाँ हाँ, हम सब एक साथ रहेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। सभी लड़कियों ने मिलकर गांव में एक बड़ा सा घर बनवाया और कोशी अम्मा के साथ उस घर में रहने लगी। कोशी अम्मा के घर में आज भी कोई गरीब और मजदूर लड़की आती तो उसे वहां आश्रय जरूर दिया जाता। धीरे धीरे कोशी अम्मा के इस नेक काम की चर्चा शहरों तक होने लगी और अखबारों में छपने लगी कि किस तरह से एक गरीब महिला ने कई सारी गरीब लड़कियों को सहारा दिया। ये बात अब सरकार के कानों तक पहुंच गई थी। एक दिन कोशी अम्मा के घर पर एक डाकिया आया। अरे कौशल्या कौन है? मैं ही हूँ। क्या बात है डाकिया बाबू? अम्मा, आपके नाम की चिट्ठी आई है। मेरे नाम की चिट्ठी? मुझे कौन चिट्ठी लिखने लगा भला? कोशी अम्मा डाकिया से वो चिट्ठी ले लेती हैं। अरे प्राची, जरा ये चिट्ठी पढ़ना तो बेटी, न जाने कहाँ से आई है। प्राची ने लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ने लगी और खुशी से कोशी अम्मा के गले से लग गई। अरे क्या बात है, कुछ बताएगी किसकी चिट्ठी है? अम्मा, सरकार ने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है और इस काम के लिए तुम्हें सम्मान भी देगी। इस साल 15 अगस्त के दिन खुद राष्ट्रपति जी तुम्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करेंगे। अब दिल्ली चलने की तैयारी करो। इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। मुखिया जी खुद कोशी अम्मा के घर आए। अरे मुखिया जी, आप मुझे बुला लिया होता। कोशी अम्मा, तुमने और तुम्हारी लड़कियों ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारे जैसी देवी के दर्शन के लिए हमें ही आना था ना। कुछ दिनों के बाद कोशी अम्मा को सरकार की तरफ से पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। सम्मान पाकर लौटी कोशी अम्मा का गांव वालों ने बैंड बाजे और मिठाइयों से स्वागत किया। Please subscribe this channel.